Hello everyone. In continuation of asymptotic notation, in this video we are going to learn about big O notation. Right? This is the one of the very important notation. Right? See, first thing. तो इसको एक्सप्लेन करने के लिए हम एक फंक्शन लेने जा रहे हैं. सपोज करिए एक फंक्शन. जस्ट आई एम गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच. ठीक, ट्राई टू अंडरस्टैंड. दिस इज द फर्स्ट डेफिनेशन. दिस इज द फर्स्ट एसिम्प्टोटिक नोटेशन, दैट इज बिग O नोटेशन. उसके बाद जब ये एक्स क्लियर हो जाएगा तो आपको नेक्स्ट थीटा नोटेशन एंड ओमेगा नोटेशन विल बी क्लियर डेफिनेटली. नाउ एक हम फंक्शन लेने जा रहे हैं सिंपल. सपोज करिए मैंने एक फंक्शन लिया fn और इस फंक्शन को हम एक इक्वेशन के टर्म में लिखूं तो मैं सपोज करिए मैं लिखता हूँ n² + 3n. राइट, सपोज करिए एक फंक्शन है, एक एल्गोरिदम है. उस एल्गोरिदम को अगर मैंने फंक्शन इक्वेशन के टर्म्स में रिप्रेजेंट किया तो ये आ गया. राइट, हाँ. अब इसी फंक्शन को मुझे एसिम्प्टोटिकली मुझे बिग O नोटेशन के टर्म में रिप्रेजेंट करना है, इसके टर्म में. ठीक, तो देखिए कैसे कर रहे हैं. तो इस फंक्शन को अगर मैं टेबुलर फॉर्म में लिखता हूँ, सपोज करिए मेरे पास ये फंक्शन था n² + 3n. राइट, ओके. और यहाँ पे मेरे पास एक इनपुट है. अगर मैं इनपुट n की जगह 1 देता हूँ तो इसमें वैल्यू रखिए n² + 1 = what? 4. राइट, ओके. अगर डाउट हो तो क्लियर हो जाएगा. इसमें देखिएगा आपको n² + कोई फंक्शन, कोई एक एल्गोरिदम लिया, मैंने एक एल्गो लिया, उस एल्गो को हमने फंक्शन के टर्म में रिप्रेजेंट किया. अब डाउट हो सकता है ये कैसे रिप्रेजेंट हो गया, ये कैसे फंक्शन आ गया. तो उसके लिए हमने एक प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था एक एल्गोरिदम को हम कैसे ग्राफ पे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं. राइट, तो यू कैन सी हियर, यस, इन द प्रीवियस वीडियो वी हैव ऑलरेडी डिस्कस दिस. तो इसमें एल्गोरिदम हमने लिया था, एल्गोरिदम ABC एल्गोरिदम लिया था और इन तीनों एल्गोरिदम को इस ग्राफ पे हमने कर्व ड्रॉ किया था ऑन द बेसिस ऑफ. सपोज करिए हमने एल्गोरिदम B की बात करता हूँ. इस एल्गोरिदम में हमने एक इक्वेशन बनाया था ऑन द बेसिस ऑफ सम ऑपरेशंस, असाइनमेंट ऑपरेशन, एडिशन ऑपरेशन, यस, मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशंस, राइट, एंड असाइनमेंट ऑपरेशंस. इन चारों ऑपरेशंस के बेस पे हमने एक इक्वेशन ड्रॉ किया था. तो ये मान लीजिए कि इक्वेशन था जैसे n² + n + 1 किसी पर्टिकुलर फंक्शन का या एल्गोरिदम का. अगर मेरे पास ये फंक्शन जनरेट हो गया, उसी तरह मैं यहाँ भी एक फंक्शन लेने जा रहा हूँ. ठीक है, राइट. तो ये फंक्शन का ये का ऑन द बेसिस ऑफ सम पैरामीटर. अब इस पे क्या पैरामीटर हो सकते हैं, इसमें हम पैरामीटर कंसीडर करेंगे कि x एक्सिस पे हम नंबर ऑफ इनपुट लेंगे और y एक्सिस पे लेंगे रेट ऑफ ग्रोथ, दैट इज टाइम टेकन. वो कितना टाइम ले रहा है पर्टिकुलर नंबर ऑफ इनपुट्स पे. तो वो हम इसमें दो पैरामीटर, इस उस वाले प्रीवियस वाले में इसमें कौन कौन से पैरामीटर पे लिया था हमने, असाइनमेंट, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन पे. बट इसमें हम जो ग्राफ ड्रॉ करेंगे, एक्स एक्सिस पे तो नंबर ऑफ इनपुट वही रहेगा, बट वाई एक्सिस पे टाइम टेकन ले लिया जाएगा कि इसमें कितना टाइम ले रहा है. राइट, तो अभी के लिए बस इतना समझिए, कोई फंक्शन है जिसका हमने, कोई एल्गोरिदम है जिसको हमने इक्वेशन के टर्म में ये रिप्रेजेंट कर दिया. राइट, अच्छा. नाउ इनपुट 1 दिया तो हमने 4 आ गया. अगर मैंने 2 दिया तो क्या हो गया, 2 × 2 = 4, 4 × 6 = 10 आ गया. राइट, उसी तरह 3 दे दिया तो 3 पे 3 × 3 = 9 और 9 + 9 18 हो गया. राइट, नाउ लिसन केयरफुल. अब इसी फंक्शन को, इस हम यहाँ पे fn लिख रहा हूँ, इस फंक्शन को हम एसिम्प्टोटिकली कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, सुनिएगा ध्यान से. हाँ, इस फंक्शन को अगर मुझे रिप्रेजेंट करना होगा तो डायरेक्टली हम इसको बिग O नोटेशन के टर्म्स में नहीं रिप्रेजेंट कर सकते. उसके लिए हम एक अलग से फंक्शन लेने जा रहे हैं जो कि पहले से फिक्स फंक्शन है, जो कि हमने एक उसके कंपैरेटिव, उसके रेस्पेक्ट में, इस fn फंक्शन के रेस्पेक्ट में एक ऐसा फंक्शन मैं लेने जा रहा हूँ जो इस फंक्शन को डिफाइन करेगा इन द टर्म्स ऑफ बिग O नोटेशन, इन टर्म्स ऑफ बिग O. राइट, तो ट्राई टू अंडरस्टैंड. एक हमने सिंपल एक फंक्शन लिया gn, जिसका नाम है, ठीक, gn को मान लेता हूँ. अच्छा, इस फंक्शन के जस्ट में थोड़ा अपर बाउंड मिलूंगा. अपर बाउंड वी विल डिस्कस लेटर, अपर बाउंड एंड वर्स्ट केस ऑल दिस थिंग्स. तो इस फंक्शन के जस्ट अपर बाउंड क्या हो सकता है, जैसे n² है तो हम यहाँ पे लेने जा रहे हैं 2n². राइट, तो ये मेरा एक gn फंक्शन हो गया, जिसका एक फंक्शन हो गया जिसका हमने ले लिया n². यस, तो यार रिमेंबर, यहाँ पे जो gn की वैल्यू है यहाँ पे n² है. राइट, इस टाइम पे इस gn की वैल्यू n² हो गई. अभी हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज c. दिस इज 2.
ठीक। अब हम इसको वैल्यू लेते हैं n इज इक्वल टू 1, 1 पे कितना आउटपुट हो जाएगा, 1 2 हो जाएगा, 2 पे कितना हो जाएगा, 2 2 जा 4, 2 जा 8 हो जाएगा, 3 पे 3 3 जा 9, 2 जा 18 हो जाएगा। नाउ लिसन केयरफुली, 4 पे कितना हो गया, 4 पे यहाँ पे कितना होगा, 4 4 जा 16 प्लस 12, 16 प्लस 12 28 हो गया, और यहाँ पे 4 4 जा व्हाट, 4 4 जा 16 इंटू 2 32 हो गया। नाउ 5 पे कितना होगा, 5 पे 5 5 जा 25 प्लस 15 दैट इज 40, एंड इस 5 पे क्या हो जाएगा, 5 5 जा 25 2 जा 50, राइट। नाउ लिसन केयरफुली, नाउ अब मैं ऐसे आगे बढ़ता हूँ तो ध्यान दीजिएगा, हमेशा जो ये gn की वैल्यू होगी ये फंक्शन fn से हमेशा बड़ी होगी, राइट। अब देखिएगा इसमें, हाँ अगर इसको इस fn और gn को मैं एक ग्राफ के टर्म में रिप्रेजेंट करता हूँ, इस ग्राफ के टर्म में, दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग, राइट। तो यहाँ पे मैं एक इनपुट लेने जा रहा हूँ और ये मेरा टाइम टेकन है, इसको मैं रेट ऑफ ग्रोथ बोल सकता हूँ, रेट ऑफ ग्रोथ मीन्स कि कैसे इसकी ग्रोथ हो रही है, रेट क्या है उसकी, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ इनपुट्स, ठीक। तो सपोज करिए मैंने इनपुट 1 लिया यहाँ पर, और यहाँ पे इनपुट 2 लिया, इनपुट 3 लिया, नंबर ऑफ इनपुट 4 लिए, नंबर ऑफ इनपुट 5 लिया, ठीक है, ये 5 हो गया। तो ये इनपुट है 5। नाउ लिसन, अच्छा ओके, यहाँ पे क्या है, इसको वाई एक्सिस को भी मुझे रिप्रेजेंट करना होगा। सपोज करिए मैंने यहाँ पे 10 के टर्म में ले रहा हूँ, 10 ज़्यादा हो जाएगा, चलिए कोई बात नहीं, 10 ले लिया, 10, और यहाँ पे मैंने 20, यहाँ 30, यहाँ 40 और यहाँ 50, राइट। चलिए इनपुट 1 लिया, इनपुट 1 लिया तो हमारे पास fn की वैल्यू 4 आ रही है, तो ये 4 मैं एज्यूम करके चल रहा हूँ, ये 4 हो गया, राइट, ओके। हाँ, और फिर 2 लिया तो 10 हो गया, 2 पे मेरे पास ये हो गया 10 हो गया, राइट। 3 पे 18 हो गया, 3 पे मेरे पास सपोज करिए 20 के जस्ट बिलो 18 आ गया, ये आ गया, राइट, 18 हो गया। नाउ 4 पे कितना होगा, 28 जस्ट बिलो 30, 28, ये मेरे पास ये आ गया 28 सपोज कर लीजिए, और 5 पे मेरा 40 आ गया, ये जस्ट लाइन है 40। तो ये मेरा सपोज करिए ये कुछ ऐसे, ये ग्राफ क्या था 4 ना, हाँ ऐसे ग्राफ जा रही है, कुछ ऐसे एज्यूम कर लीजिएगा, ठीक है, ये ऐसे ग्राफ जा रही है, ठीक, ओके। अब आइए gn के साथ, gn के साथ क्या हो रहा है, gn की n की वैल्यू 1 पे 2 हो रही है, 1 की वैल्यू पे ये 2 मान लीजिए, यहाँ पे नीचे 2 है, ठीक, और ये 2 पे n इज इक्वल टू 2 पे 8 हो रहा है, यस n इज इक्वल, ये भी 8 था ना, नहीं ये 10 था, 8 मेरा ये ऐसे जा रहा है, ये सपोज करिए 2 पे 8 यहाँ पे आ गया, जस्ट बिलो दिस वन, राइट, ओके। एंड 3 पे 18 हो रहा है, यस 3 पे 18, तो बेटा यस 3 पे 18 पे मैंने यहीं पे सीधे पॉइंट करूँगा, राइट, यानी सेम वही पॉइंट होगा, ओके। नाउ 4 पे 32 हो रहा है, 4 पे 32 ये चला गया यहाँ पर, ठीक, और 5 पे हो रहा है 50, 50 मीन्स यहाँ पे ऐसे जा रहा है, ठीक। अगर मैं इसको ड्रॉ करता हूँ तो सुनिएगा ध्यान से, इसका ड्रॉ करता हूँ तो समथिंग लाइक ऐसे हो रहा है, ये मेरा हो गया, ये फंक्शन ऐसे हो गया, ऐसे जा रहा है, और ये ऐसे जा रहा है, ठीक ना। हाँ, इसको बोलते हैं, ये जो मेरा था फंक्शन gn था, और ये मेरा फंक्शन था fn था। नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड, ओके। नाउ हाँ, ये जो मेरा जो था इनपुट नंबर 3 पे ये मेरा इनपुट आ गया, ये 3 पे ऐसे इनपुट आ गया, ये, राइट, यानी आफ्टर 3 इनपुट 3 एन, इस 3 के बाद ये दोनों कर्व एसिम्प्टोटिकली बिहेवियर फॉलो कर रहा है, ठीक। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड एक बार और देखिएगा। हाँ, इसके बाद इसी ग्राफ से हम बिगो नोटेशन की डेफिनेशन भी ड्रॉ करेंगे, डिफाइन करेंगे, राइट। तो सी, हाँ, तो अब मेरे पास दो चीज़ें देखिएगा, इसमें दो चीज़ें आप लोग फोकस करने की ज़रूरत है। इसमें एक वैल्यू है 3 क्या है, इस 3 के बाद मेरा ये जो कर्व जो है, दोनों कर्व एसिम्प्टोटिक बिहेवियर फॉलो कर रहे हैं, तो इस 3 को मैं बोलने जा रहा हूँ एन नॉट, ये जो टर्म देने जा रहा हूँ एन नॉट, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक। हाँ, एक्चुअली हम ये जो टर्म यूज़ करने जा रहे हैं वो बुक के अकॉर्डिंग, जो CLRS बुक है आपके, कोर मैन की स्टैंडर्ड बुक है, वो टर्म मैं यूज़ करने जा रहा हूँ, और वही सेम डेफिनेशन मैं यहाँ भी लिखूँगा अकॉर्डिंग टू दिस डायग्राम, ठीक, राइट।
तो एन नॉट हो गया। नाउ नेक्स्ट इज सी। यहाँ पर जो हमने जी एन की वैल्यू एन स्क्वायर लिया था, वो यहाँ पे अब मैं एक मल्टीप्लिकेशन वाला जो फैक्टर मैं यूज करने जा रहा हूँ, ये कांस्टेंट यूज कर रहा हूँ जो जी एन के साथ होगा। अब क्वेश्चन आता है ये सी है क्या, एक्चुअली ये मल्टीप्लाई मैंने क्यों किया, तो ट्राई टू अंडरस्टैंड सी। ये मैंने तो जी एन लिया था, एक मेरा फंक्शन था एफ एन, और दूसरा मैंने कंपेयर करने के लिए जी एन फंक्शन ले लिया था। बट हमने जी एन के साथ सी को मल्टीप्लाई क्यों किया, व्हाट इज द रीजन, तो लिसन केयरफुली। किसी भी एल्गोरिदम की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो होती है, वो अगर मैं बोलूँ आपको, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एल्गोरिदम डिपेंड्स ऑन उस एल्गोरिदम के कंपाइलर प्लस वो जो एल्गोरिदम हो वो किस प्रोसेसर पे चल रहा है उस पर डिपेंड करता है। एक बार और सुनिएगा, एल्गोरिदम वो जो कंपाइलर किस लैंग्वेज में लिखी गई है उस पर, और वो जो एल्गोरिदम किस प्रोसेसर पे चल रहा है उस पर डिपेंड करता है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। ठीक, और सिंपल टाइम पे डिपेंड नहीं करता। सपोज करिए कि मैं एक एल्गोरिदम दिया, वो एल्गोरिदम कोई पर्सन किसी P4 सिस्टम पे चला रहा है, ठीक, और कोई P3 पे चला रहा है, प्रोसेसर पे चला रहा है, कोई P4 पे चला रहा है, तो डेफिनेटली उसके टाइम में डिफरेंस तो होगा ही। बट हम केवल प्रोसेसर पे डिपेंड नहीं करेंगे। हो सकता है कि P4 वाला जो प्रोसेसर है वो कोई ऐसा कंपाइलर यूज कर रहा है, काफ़ी स्लो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जो अगर कोई कंपाइलर है वो स्लो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के थ्रू डिजाइन की गई है, तब तो ये तो बैलेंस नहीं कर पाएगा इसको। और कोई P3 वाला जो प्रोसेसर है वो ऐसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को यूज़ कर रहा है जो कि ऑलरेडी फास्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, और उस फास्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में मेरी कंपाइलर डिजाइन हुई है, राइट। तो इट मीन्स कि दोनों को हम कंबाइंड करके हम बात करेंगे कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी डिपेंड्स ऑन कंपाइलर ऑन विच प्रोग्रामिंग ऑन विच कंपाइलर हैज बीन रिटन, एंड अनदर थिंग इज प्रोसेसर ऑन विच एल्गोरिदम इज गोइंग टू एग्जीक्यूट। ठीक, तो टू थिंग्स। नाउ अब मैं इसको बोल सकता हूँ कंपाइलर इज ए सॉफ्टवेयर एंड प्रोसेसर इज ए हार्डवेयर। ठीक, अब एक्चुअली जो सी जो है कांस्टेंट है, सी कांस्टेंट ये दोनों के इन्वायरमेंट पे डिपेंड करता है। ठीक, सपोज करिए बेटा हमने जी एन की वैल्यू जो लिया था, वो जी एन के साथ अगर मैं सी का मल्टीप्लाई नहीं करता तो क्या होता उस टाइम पे, हाँ, हर प्रोसेसर पर अलग अलग आउटपुट आता है। तो हमने एक काम किया है कि हमने जो फंक्शन लिया, हम ये मान के चल रहे हैं कि हम जो फंक्शन चलाएंगे वही फंक्शन, ये जो फंक्शन उसी प्रोसेसर और उसी कंपाइलर पे चलेगा जिस पर जीएन चला हुआ है। गॉट माय पॉइंट? वंस अगेन, हमने जो फंक्शन माना है वो फंक्शन उसी प्रोसेसर और उसी कंपाइलर पे चलेगा जिस पर मैंने जीएन को एज्यूम करके चला है। इससे क्या हुआ कि उसकी रेशियो बनी रहेगी। गॉट माय पॉइंट? भाई सपोज करिए मेरे पास फंक्शन है, अगर वो कोई फंक्शन एक सिंपल स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करने के लिए 10 सेकेंड लग रहा है, 10 यूनिट लग रहा है, तो डेफिनेटली ये भी जो जीएन फंक्शन होगा वो भी पर्टिकुलर स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करने के लिए 10 सेकेंड 10 यूनिट लेगा। क्यों? क्योंकि वो भी सेम हार्डवेयर एंड सेम सॉफ्टवेयर पे अप्लाई हो रहा है। ठीक, तो अगर मैं सी का मल्टीप्लाई न करूं तो क्या होगा, ये भाई कोई और प्रोसेसर पे काम करेगा, ये जीएन कोई और प्रोसेसर पे काम करेगा, तो सी को कभी मैच ही नहीं कर पाएगा। इसके साथ कंपेटेबल करना है ना मुझे एफएन के साथ जीएन को। गॉट माय पॉइंट, राइट? हाँ, तो लेट मी एक्सप्लेन समथिंग मोर। हाँ, तो दिस इज सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर, दोनों पे डिपेंड करता है, इसीलिए हमने सी का मल्टीप्लाई किया है। ठीक, एक बार और, अगर मैंने फंक्शन लिया, फंक्शन को हम जीएन के साथ कंपेयर कर रहे हैं, तो जीएन एग्जीक्यूट मेरा सपोज करिए कोई प्रोसेसर है P1 है और ये कंपाइलर है C1, तो अगर ये जीएन मेरा कंपाइलर C1 पे और P1 दोनों पे एग्जीक्यूट कर रहा है, तो वही ये जो FN है इसको भी C1 और P1 पे ही मुझे चलाना पड़ेगा, तभी मैं एसिम्प्टोटिकली कंपेयर कर सकता हूँ। ऐसा नहीं कि ये मेरा जो जीएन है वो मेरा P2 पे चल रहा है और FN मेरा P1 पे चल रहा है, ऐसे नहीं यूज करेंगे। ठीक, तो हमने एक सी का मल्टीप्लाई इसलिए कर रहा हूँ कि दोनों को बैलेंस बना रहे, कि ये जो टाइम ले रहा है पर्टिकुलर स्टेटमेंट के लिए वो भी यही टाइम लेना चाहिए, राइट? तो यस, ओके, नाउ तो ये हो गया सी की बात। तो अभी मेरे पास सी की वैल्यू आ गई 2 आ गई, तो मेरे पास अभी एन नॉट की वैल्यू आ गई, क्या एन नॉट की वैल्यू 3 आ गई, और यहाँ पे सी की वैल्यू आ गई 2 आ गई। बस, अगर मुझे ये दोनों कांस्टेंट, पॉजिटिव कांस्टेंट दोनों मिल गए, तो हम इस फंक्शन को डायरेक्टली क्या बोलेंगे,
big O of gn, big O of gn. नाउ लिसन केयरफुली, अब हम डेफिनेशन कैसे लिख रहे हैं और फिर उस पर एक्सप्लेन करेंगे, और थोड़ा सा सुनिएगा ध्यान से. हाँ, तो एक जो फंक्शन है मेरा, ऐसे मैं लिख सकता हूँ इसको. हाँ, एक जो फंक्शन है, यू कैन राइट हियर जस्ट. हाँ, ये जो फंक्शन हमने लिया था, ऐसे लिखना चाह रहा हूँ. एक फंक्शन fn इज सेड टू बी ऑर्डर ऑफ gn. ट्राई टू अंडरस्टैंड. और ये डेफिनेशन हमेशा कॉमन होगा, मैक्सिमम ऑलमोस्ट कॉमन होगा थीटा नोटेशन के लिए और ओमेगा नोटेशन के लिए. तो ट्राई टू अंडरस्टैंड. अ फंक्शन इज सेड टू बी बिग O ऑफ gn इफ, ऐसा सेट में रख लीजिए, if there exists a positive constant, there exists a positive constant, कौन कौन, दो पॉजिटिव कांस्टेंट मुझे मिल गए, n नॉट एंड c, पॉजिटिव कांस्टेंट n नॉट एंड c, such that, very important, such that, very easy, such that fn, this is fn, such that fn is always less than r is equal to what, c dot gn. एंड ऑफ कोर्स जो फंक्शन होगा वो हमेशा जीरो से, ये जीरो है ना, जीरो से बड़ा ही होगा. तो हम ऐसे लिख सकते हैं, सच दैट फंक्शन fn इज ग्रेटर देन r इज इक्वल टू जीरो एंड लेस देन r इज इक्वल टू c इंटू gn हमेशा. ठीक, तो हम इस फंक्शन के जस्ट अपर बाउंड में एक फंक्शन सेलेक्ट करेंगे. अगर मुझे बिगो नोटेशन की बात, बिगो में रिप्रेजेंट करना होगा, तो हम जस्ट ऊपर अपर बाउंड देखेंगे. अभी मैं अपर देखा हूं तो डेफिनेटली अपर मीन्स ये ऊपर ही होगा. ठीक, लेकिन कंडीशन अप्लाई कब होगा, ये fn इज लेस देन ऑन cgn, ये कब होगा, जब फॉर ऑल n इज ग्रेटर देन r इज इक्वल टू n नॉट. राइट, जब इनपुट, वो ये कंडीशन तभी फॉलो करेगा, कब से फॉलो करना शुरू करेगा, जब n नॉट से इनपुट जो होगी n नॉट से बड़ी होना शुरू करेगा, तब n नॉट से बराबर या बड़ी होना शुरू करेगा, तब से ये इक्वेशन, तब से ये फंक्शन इस एसिम्प्टोटिक बिहेवियर को फॉलो करेगा. राइट. अच्छा, एक चीज़ मैं आपसे पूछूं, कभी कंफ्यूज मत होइएगा. अगर मैं आपसे पूछूं, यहाँ पे कुछ कभी कभी हम लोग गलत लिख देते हैं, यहाँ पे n नॉट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू n, ये तो बिल्कुल ही गलत होगा. यानी फॉर ऑल n नॉट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू n. नो, simple, for all input, for all remaining input, this one, for all remaining input greater than r is equal to n naught. ठीक, उसके पहले तो हम छोड़ ही दे रहे हैं, क्योंकि कभी ये ऊपर, कभी ये नीचे, कभी ये ऊपर, कभी ये नीचे, ऐसा होता जाएगा. तो हम इसको कंसीडर नहीं कर रहे हैं. हम कंसीडर कब कर रहे हैं, जब हमेशा n की वैल्यू, जो इनपुट की वैल्यू होगी, हमेशा n नॉट से बड़ी होगी. गॉट माई पॉइंट नाउ. अच्छा, फॉर ऑल n इज ग्रेटर देन और इक्वल टू n नॉट, वेयर जो n नॉट और c क्या थे, वेयर n नॉट इज ग्रेटर देन, n नॉट, टेल मी वन थिंग, n नॉट इज ग्रेटर देन 1 and c is greater than what, 0, greater than r is equal to 1 and c is greater than 0. नाउ टेल मी, यहाँ भी कभी कभी डाउट होता है डेफिनेशन लिखने में, n नॉट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 1. डेफिनेटली ये बताइए, n नॉट क्या है, एक पर्टिकुलर पॉइंट है जहाँ से मेरा फंक्शन क्या हो रही है, ये एसिम्प्टोटिकली बिहेवियर कर रहा है, ये दोनों कर्व एसिम्प्टोटिकली बिहेवियर फॉलो कर रहा है. तो यहाँ पे n नॉट की वैल्यू तो 1 ही लिखूंगा ना. अच्छा, ये बताइए, कभी n नॉट जो इनपुट की वैल्यू कभी 0.5 तो नहीं होती ना, कभी पॉइंट, कहाँ गया कर्सर, हाँ, n नॉट की वैल्यू कभी मेरी तो ऐसी नहीं होगी 0.5 होगी, यानी 0.25, ऐसा तो नहीं होगा कभी. हमेशा इनपुट तो 1 2, नंबर ऑफ इनपुट्स तो 1 दे सकते हैं, 2 दे सकते हैं, 3 दे सकते हैं, ऐसा तो नहीं देंगे कि 0.5 दे दिया, 0.4 दे दिया. इसीलिए हम यहाँ पे लिखिएगा n नॉट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1. ठीक है ना. अच्छा, और दूसरा c इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, हम ऐसे भी नहीं लिख सकते c इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, c की वैल्यू 0 से बड़ी होगी. अच्छा, इसमें क्या है, 0 से बड़ी, 0 से बड़ी का मतलब मेरे पास 0.5 भी हो सकता है, 0.25 भी हो सकता है. ठीक है, 0.75 भी हो सकता है c की वैल्यू. क्यों ऐसा, क्योंकि ये देखिएगा, ये जो c मेरा कांस्टेंट हमने मल्टीप्लाई किया था, वो हो सकता है कि वो जो कांस्टेंट फैक्टर मल्टीप्लाई हुआ वो तो 0.5 कोई सपोज करिए कोई 10 यूनिट ले रहा है,
कोई एल्गोरिदम एग्जीक्यूट करने में 10 यूनिट लग रहा है और दूसरा वाला 20 लग रहा है, तो 2 टाइम्स हो गया। क्या वो 0.5 टाइम भी तो 0.5 टाइम भी तो हो सकता है, मीन्स ये 15 यूनिट भी ले सकता है, तो हम 0.5 भी बोल सकते हैं। तो जो कांस्टेंट फैक्टर है वो हम ग्रेटर देन 0 होती है, 0.5, 0.25, ठीक। तो यहाँ पे डबल इक्वल टू, ये भी मत कर दीजिएगा, ये तो बिल्कुल ही गलत है। ये भी मत कर दीजिएगा ग्रेटर देन इक्वल टू 1, ये भी गलत है, क्योंकि अगर ये 1 बराबर हो गया तो इसका मतलब इसमें 0.5 आ ही नहीं सकता। हम तो 0.5 भी ले सकते हैं ना, कोई चीज़ हाफ मल्टीप्लिकेटिव भी हो सकती है किसी चीज़ के, कंपेयर करो तो, प्रोपोर्शनल अगर रखूँ तो, राइट। तो यहाँ पे सी इज ग्रेटर देन 0 एंड n नॉट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, ठीक। तो सिंपल डेफिनेशन ये हो गई। हाँ, तो और क्या बताया जा सकता है इसमें?